नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भथौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल। सबसे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिलों में करेगी परिसीमन कमेटियों का गठन। सांसद, विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों को भी लगाया जाएगा समितियों। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिसीमन कमेटियों का गठन करने जा रही है। परिसीमन कमेटियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस बात पर निगरानी रखेगी कि जब परिसीमन किया जाएगा तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा पदाधिकारी अपने हिसाब से क्षेत्रों का बंटवारा तो नहीं करवा रहे। कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि कांग्रेस भाजपा के नेता कहीं न कहीं अपने हिसाब से परिसीमन में हस्तक्षेप करेंगे और जिस क्षेत्र में उनका वोट बैंक मजबूत होगा वहां पर वो जरूर हस्तक्षेप कर सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन कमेटियों का गठन किया है। इस परिसीमन कमेटी में कांग्रेस की तरफ से जो लोकसभा उम्मीदवार थे अथवा जो हारे हुए विधानसभा में प्रत्याशी हैं वो सभी और उसके अलावा विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिसीमन कमेटी में सभी प्रकार के पदाधिकारियों को शामिल करके और जो अधिकारी होंगे उन पर भी लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अभी जनगणना साल 2025 से लेकर के 26 तक होनी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में, सभी विधानसभा में तैनात रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के दौरान दबाव बना करके अपने हिसाब से क्षेत्रों का बंटवारा कर सकती है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन कमेटियों का गठन करके अलग अलग जिलों में और विधानसभाओं में जिम्मेदारी सौंप दी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्र। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर अब खराब मौसम में भी विमान लैंड हो सकेंगे। दरअसल लैंडिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर अब खराब मौसम में भी विमान लैंड हो सकेंगे। सर्दी एवं कोहरे के कारण अक्सर विमानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर देना पड़ता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। नया कैटेगरी 2 सिस्टम स्थापित इसमें किए गए हैं। दरअसल इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और इसके साथ ही जो विजिबिलिटी पहले 500 मीटर पर एयरपोर्ट की लैंडिंग होती थी, अब वो 350 मीटर से भी कम विजिबिलिटी में एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। खराब मौसम में विमान की लैंडिंग का परीक्षण कर लिया गया है और अब DGCA की अनुमति के बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। राजधानी में एक बार फिर हनी टेप का मामला सामने आया। 2 युवतियों ने एक व्यापारी को अपने जाल में फंसाया। भोपाल में हनी टेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें 2 युवतियों ने एक शादीशुदा ट्रांसपोर्ट व्यापारी को प्रेम जाल में फंसाकर करीब 16 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामला तब उजागर हुआ जब व्यापारी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसकी पत्नी को इसकी जानकारी मिली। पत्नी ने भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि 2 युवतियों द्वारा उसके पति को ब्लैकमेल कर भारी रकम वसूली जा चुकी है। पुलिस के अनुसार व्यापारी का परिवार मिसौर क्षेत्र में रहता है और पिछले कुछ दिनों से वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पति से पूछताछ करने पर उसने बताया कि रायसेन की रहने वाली 2 युवतियों सौम्या उर्फ रश्मि और मोनिका उर्फ रश्मि साहू ने उसके पति के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए हैं और इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठ रही हैं। महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने कहा कि दोनों युवतियों के खिलाफ जांच की जा रही है और पुलिस जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इस हनी टेप में सबसे अच्छी बात ये रही कि परिवार ने मिलकर इसका सामना किया और 2 युवतियों को महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि परिवार साथ हो तो हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। ये इस महिला ने दिखा दिया। और महिला थाने की बात रही, महिला थाने ने जल्द कार्रवाई करके 2 युवतियों को जेल की हवा खिलाई। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदी में भोपाल। आदित्यनाथ अब उपचुनाव की कमाल संभाल चुके हैं। अब वो लगातार एक के बाद एक पूरे 9 जनसभाएं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ घेरा। उन्होंने कहा कि ये पिछले चुनाव में खटाखट करते थे, अब इनको सफासट करने का वक्त आ गया है। क्या आपको इस नारे से कोई अभी तक लाभ मिला? मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस में तलाक हो गया है, अब इनमें खटपट शुरू हो गई है, अब इनको सफासट करने का वक्त है। लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने कहा था खटाखट कटाखट, किसी को इसका लाभ मिला क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे सपा को घेरते हुए कहा कि एक बार मैं मुजफ्फरनगर आया था, तब एक नौजवान भीड़ से कह रहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है उसमें कोई गुंडा। आज मैं कह सकता हूं जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने कन्नौज और अयोध्या में देखा होगा, ये इनका नया ब्रांड है। ये बेटी बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने मंच को साझा किया। इसके पहले राजधानी लखनऊ में भी खूब पोस्टर वार हुए। कटेंगे तो बटेंगे के योगी आदित्यनाथ का भी जवाब दिया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इसको लेकर के होर्डिंग पोस्टर लगवाए। अब जमीन पे काम करने का वक्त आ गया और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 3 जनसभाएं बैक टू बैक उन्होंने किया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए हो रहे धुआंधार प्रचार के दौरान संतों के बयान से भी सियासी घमासान मच गया है। चुनावी माहौल में प्रदेश में लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर के संतों का दौरा हो रहा है। इस दौरान उनके बयानों से सियासी घमासान भी मच गया है। ताजा मामला दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन महाराज का है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे दी है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गई है। बहरहाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चल रहे प्रचार के बीच राजीव लोचन महाराज का यह बयान से घमासान मच गया है। अब देखना होगा इस बयान से सूबे की राजनीति पर कितनी असर पड़ती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई सेवा का लाभ लेने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल के माध्यम से दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अब यहां से फ्लाइटों का आना जाना शुरू हो जाएगा। मगर 20 अक्टूबर के बाद से समय बीतने के बाद भी अब तक यहां से हवाई यात्रा शुरू नहीं हो सकी है। सरगुजा संभाग के लोगों में खुशी का माहौल था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल के माध्यम से दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का लोकार्पण तो किया गया है और जल्द ही यहां से हवाई सेवा भी शुरू होगी। लोगों में खुशी की लहर थी जो अब मायूसियत में बदल रही है। लोग मायूस हो रहे हैं क्योंकि अंबिकापुर स्थित दरिमा महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है और कब तक शुरू होगी इसके कोई आकलन भी नहीं आ पा रहा है, जिससे लोग अपने आप को फिर ठगा महसूस कर रहे हैं। देखना होगा कि लंबे समय से सरगुजा क्षेत्र के लोग हवाई सेवा की मांग कर रहे हैं जो कब तक पूरी हो सकेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए सरगुजा से संजय रजक की रिपोर्ट। दीपावली पर जेल से पैरोल पर छूटकर घर आए एक व्यक्ति की 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक यशवंत सिंह गिल 28 अक्टूबर को जेल से पैरोल पर अपने घर दीपावली मनाने आया था, जिसकी कॉलोनी में टहलते समय 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे में आई फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि जसवंत सिंह गिल मूल रूप से कैथी गांव का निवासी था। 2016 में उसने ग्वालियर जिले के महाराजपुरा में घर में घुसकर पत्नी के रिश्तेदार मामा का बेटा की हत्या कर दी थी। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह बीच बीच में पैरोल पर घर आता जाता रहता था। जसवंत की पत्नी के मामा का परिवार कनाडा में शिफ्ट है। वे लोग कुछ दिन पहले ही ग्वालियर आए थे। इस घटना के पीछे कनाडा से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। खाद्य विभाग ने जबलपुर की सब्जी मंडी पर छापा मारकर 2 क्विंटल ऐसा संदिग्ध लहसुन बरामद किया है, जिसे बताया जा रहा है कि ये
चीन से लाया गया है। फिलहाल इसके सैंपल लेकर भोपाल लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। जबलपुर के सब्जी बाजार में कुछ इस तरह का लहसुन मिल रहा था, जिसे देखकर लोगों को संदेह हो रहा था और ये शिकायतें खाद्य विभाग के पास पहुंच रही थीं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य विभाग ने जबलपुर की सब्जी मंडी में छापा मारा और लहसुन के थोक व्यापारियों की दुकानों की जांच की। इस दौरान एक दुकान में 2 क्विंटल एक ऐसा लहसुन मिला जिसकी पैकिंग पर प्रोड्यूस्ड बाय चाइना लिखा हुआ था और इसका साइज सामान्य लहसुन से ज्यादा बड़ा था। संदेह होने पर उस पूरे लहसुन को खाद्य विभाग ने बरामद कर लिया है। इधर लाइसेंस न होने पर उस दुकानदार की दुकान को भी सील कर दिया गया है और बरामद किए गए लहसुन के सैंपल भोपाल लैब टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। आप भी यदि बाजार जाएं और वहां पर यदि लहसुन आपको कुछ अलग तरह का, अलग साइज का मिले तो आप उसकी जांच परख अच्छे से कर लें। हो सकता है ये चीन से भेजा गया डुप्लीकेट यानी कि नकली लहसुन हो सकता है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बच्चों में लगी हुई है। इसका ताजा उदाहरण गुलावड़ के छात्रावास में अध्ययन कर रहे 12वीं कक्षा के राज ने शिक्षक द्वारा मोबाइल चलाने पर रोक लगाई तो जाम गेट से कूदकर अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, हम गुलावड़ आदिवासी बालक छात्रावास की बात कर रहे हैं, जहाँ छात्रावास में अध्ययन कर रहे छात्र ने जीजा और दोस्तों के सामने शिक्षक द्वारा विद्यालय में मोबाइल व सेल्फी लेने से रोकने से नाराज छात्र ने जाम गेट से 400 फीट नीचे खाई में छलांग लगा दी। छात्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलावड़ में 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा था। छात्र राजपिता राजू ओसरी, उम्र 17 वर्ष, निवासी काकड़ खोदरी का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद छात्र को स्वास्थ्य केंद्र मंडल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसडीएम अनिल कुमार जैन ने बताया कि शिक्षक द्वारा मोबाइल चलाने को मना करने के बाद छात्र हॉस्टल चला गया और हॉस्टल से कहीं चला गया था। रात को वापस हॉस्टल आ गया। अधीक्षक के द्वारा उसको परिजनों को सूचना दी गई। परिजन भी बालक को समझाने हॉस्टल आए। उसके बाद फिर सुबह से बालक फिर हॉस्टल छोड़कर चला गया, जिसकी जानकारी तुरंत अधीक्षक ने छात्र के माता पिता परिजनों को दी, जिस पर छात्र के अंकल हॉस्टल आ गए। उसको आसपास खोजते हुए जाम गेट पहुंचे। वहीं छात्र ने अपने जीजा को फोन लगा करके जाम गेट पर अपने माता पिता को लेकर आने का कहा और आत्महत्या करने की धमकी दी। इसलिए सभी जाम गेट पहुंच गए थे। छात्र काफी समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और अचानक छात्र ने खाई में छलांग लगा दी, जिससे स्कूल में सेल्फी लेने पर रोक लगाने पर नाराजगी होना बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में किस कदर मोबाइल की लत हावी होती जा रही है, इस घटना से देखा जा सकता है। भूपेंद्र सिन्हा, एक्सप्रेस रिपोर्टर, महेश्वर। छतरपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले ठिकाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायणपुरा रोड पर स्थित बर्फ फैक्ट्री के समीप ये गोदाम है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर 6 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को जब्त किया है। 65 पेटी अवैध शराब को यहां सिटी कोतवाली पुलिस ने जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान छतरपुर के एसपी अगम जैम भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम कराया है। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पुलिस को जानकारी लगी थी कि स्कूटी की डिग्गी में शराब के क्वार्टर रखकर बेचे जाते हैं, जिस बात को लेकर पुलिस ने एक स्कूटी को भी जब्त किया है, जिसकी स्कूटी में भारी मात्रा में यहाँ पे शराब की बाटलें मिली हैं। तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उधर यहाँ पे पुलिस ने शराब की पेटियां जब्त कर ली हैं और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए यहाँ पे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आगे की जांच भी शुरू कर दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। धर्मपुरी के सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन बंद होने से मरीज हो रहे परेशान। बिन एक्सरे के लौटने पर धार जिले के धर्मपुरी में अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में रहने वाला सरकारी अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में है। यहाँ एक्सरे मशीन तकनीकी खराबी के चलते पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी है। यहाँ एक्सरे के लिए आने वाले मरीज बिना एक्सरे के लौटने पर मजबूर है। उन्हें निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है, जहाँ उन्हें अधिक पैसे देकर एक्सरे कराना पड़ रहा है। बता दें, सरकारी अस्पताल तहसील मुख्यालय पर होने के बावजूद भी यहाँ सुविधाओं का अभाव है। पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी एक्सरे मशीन आज तक चालू नहीं हो सकी। अधिकतर दुर्घटना और एक्सीडेंटल केस को यहीं लाया जाता है। ना तो ये एक्सरे मशीन चालू है और ना हड्डी रोग चिकित्सक है। वहीं यहाँ ड्रेसर का कार्य भी स्वीपर और कर्मचारियों को करना पड़ता है।
और यही कारणों के चलते एक्सीडेंटल इमरजेंसी केसों में गंभीर अवस्था में लाए गए मरीजों को प्राथमिक उपचार कर आगे रेफर कर दिए जाते हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न तो इस और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान है और न ही जनप्रतिनिधियों का, जिसके चलते मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल तहसील मुख्यालय पर होने के बावजूद भी यहाँ पर न तो हड्डी रोग विशेषज्ञ है और यहाँ ड्रेसर का कार्य स्वीपर करते हैं, जिसके कारण मरीज को मामूली चोट लगने पर भी आगे रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीज और उसके परिजन परेशान होते हैं। क्या जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। सर्किल के पीपला, धोगडो, सेमड़ा, रिधोरा गांव में लकड़ी माफियाओं ने सैकड़ों पेड़ काट दिए, किंतु राजस्व विभाग के थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी अब तक आरोपी जो है गिरफ्त के बाहर है। लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई के लिए राजस्व के जिम्मेदारों ने की पुलिस थाने में शिकायत। 2 माह बीत जाने पर भी माफिया गिरफ्त से बाहर। दोषियों पर कब होगी एफआईआर? राजनीतिक संरक्षण व प्रशासन के छत्र छाया में सैकड़ों पेड़ कटने का अंदेशा। बीते 2 माह पूर्व सौसर क्षेत्र के पीपला, सेमड़ा, मोगांव क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं ने 100 से अधिक पेड़ों को काट कर ठिकाने लगा दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों की चिल्लाचोट व न्यूज चैनलों में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन के जिम्मेदार मौका स्थल पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई अब तक जारी है। लकड़ी माफियाओं की इतनी जबरदस्त पकड़ दिख रही है कि 2 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी प्रशासन के पहुंच से यह दूर है, जिसमें प्रशासन के जिम्मेदार व राजनीतिक संरक्षण में खेल चलने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब राजस्व विभाग द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की जा चुकी है, फिर भी आरोपी गिरफ्त से बाहर क्यों है? इसमें लकड़ी माफियाओं पर राजनीतिक संरक्षण के चलते यह बेखौफ बाहर घूम रहे। वही सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों पर कठिन कार्रवाई की जाएगी। देखना है आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। माफियाओं पर कार्रवाई के लिए ग्रामीण लामबंद है और कलेक्टर व एसडीएम को भी शिकायत की गई है, तो थाने में भी शिकायत दर्ज है, किंतु लकड़ी माफियाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ग्रामीणों में नाराजगी है। देखना है कब तक लकड़ी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होती है और वे सलाखों के पीछे जाते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। रतनपुर पेंड्रा के बीच निर्माणाधीन नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सड़क मार्ग पिछले कई वर्षों से इस सड़क मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस के माध्यम से जो मरीजों को बिलासपुर, रायपुर ले जाया जाता है इलाज के लिए, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन इस सड़क में बड़े बड़े जो भारी वाहन हैं दुर्घटना के शिकार होते हैं, लंबा जो है जाम लगता है, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सड़क मार्ग को तेज़ी से काम करने के लिए हाईवे में डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन फिर भी इतना ही कम नहीं है। हालांकि इस सड़क मार्ग में जल्द से कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर कुछ रिपेयरिंग किया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। भिंड में कर्मकार मंडल और संबल योजना में हुए 4 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर भिंड ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी, मगर जांच रिपोर्ट आने के बाद आज 1 महीने बाद भी कर्मकार मंडल और संबल योजना के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को भिंड नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्षदों ने धरना शुरू कर दिया है। इन योजनाओं में घोटाले का आरोप जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनकी राशि अपात्र व्यक्तियों को दे दी गई, उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई। इस पर घोटाले की कुल राशि लगभग 4 करोड़ रुपए की आकी जा रही है। पार्षदों ने बताया कि 1 वर्ष पहले इस मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिली थी। इसके बाद भिंड कलेक्टर ने मामले की तहकीकात के लिए एक विशेष जांच समिति गठित की। इस समिति ने अपनी जांच में पाया कि नगर पालिका के कर्मकांड मंडल और संबल योजना के प्रभारी अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते इस घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि योजना के तहत वितरित की जाने वाली सहायता राशि कई ऐसे लोगों को दी गई जो इसके पात्र ही नहीं थे। हालांकि जांच रिपोर्ट लगभग 6 माह पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
इस डेयरी में लेकर नगर पालिका के पार्षदों में आक्रोश है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना देना शुरू कर दिया है। पार्षदों का कहना है कि प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इस मामले में पारदर्शिता की कमी है। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा ने कोतवाली थाना प्रभारी को लिखकर एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पार्षदों ने कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण चौहान से इस एफआईआर दर्ज कराने की मांग की तो उन्होंने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और जांच समिति की रिपोर्ट की मूल प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भदौरिया का कहना है कि कर्मकांड मंडल और संबल योजना के तहत होने वाले इस घोटाले में लगभग 4 करोड़ की राशि का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस रकम उन गरीब हितग्राहियों की हक है जो योजना के असली लाभार्थी थे। उपाध्यक्ष का यह भी कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक पार्षदों का धरना जारी रहेगा। इस दौरान पार्षद मनोज राजावत, अवतार भदौरिया, अलीमुद्दीन काजी, भूरे यादव, वीरेंद्र कौशल, दशरथ भदौरिया, रामाधार तोमर, बिट्टू जैन सहित अनेक पार्षद धरना स्थल पर मौजूद रहे। वहीं नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि नगरपालिका परिषद में कुछ पार्षदों ने धरना शुरू किया है। इस मामले को दिखवाया जा रहा है। अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, बाद में इस मामले को विस्तार से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद भिंड के पार्षदों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब देखने वाली ये बात यह है कि भिंड के पार्षदों द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या जागता है, क्या दोषियों के खिलाफ मामला कायम होता है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।